हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास कमांडो क्लासेज के एक और नए क्लास के साथ। मैं हूं राम सर और आज हम लोग करने वाले हैं मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 के। ये क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो क्लास 9 की नवोदय प्रवेश परीक्षा में 8 फरवरी को अपीयर हो रहे हैं। तो आइए बढ़ाते हैं क्लास को आगे और एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ये भाग 3 है, 31 से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31 जो सत्य नहीं है उसको हमको सेलेक्ट करना है। तो ए में देखिए, ये क्रम विनिमय नियम से जो है कि सही है। ये भी क्रम विनिमय नियम से, बी भी ऑप्शन हमारा सही है। और सी ऑप्शन को देखें तो ये डिवीजन को मल्टीप्लाई किया है, इसलिए बाद के फ्रैक्शन का जो है कि रेसिप्रोकल लिखा है, तो ये भी सही है। पर ये डी ऑप्शन हमारा जो है कि सत्य नहीं है, इसलिए यही क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक अशून्य परिमेय संख्या जो शून्य नहीं है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, इसको पी बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ये आपने जाना होगा। तो आइए, इसके व्युत्क्रम का गुणनफल होता है, एक अशून्य परिमेय संख्या है और इसका व्युत्क्रम, इसका गुणनफल करेंगे तो सदैव एक होगा। जैसे कोई परिमेय संख्या है 1/4, इसका जो है कि व्युत्क्रम क्या होगा, 4/1। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो हमेशा क्या होगा, आंसर ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 होगा? अब देखिए, किसका वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पे 6 होगा। तो 8 का करेंगे तो 8 8 64, 4 आएगा। 4 का करेंगे तो 16 आएगा, पर यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि 28 और 29 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो 28 और 29 के वर्ग, 28 का वर्ग होता है 784 और 29 का स्क्वायर होता है 841। 841 थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं इरेज करके, 841। तो 841 को हम लोग ऊपर लिखेंगे 841 और नीचे 7 जो है कि 84। पूछा हमसे गया है कि कितनी इसके बीच में प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसका डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 7, यहाँ बचा 3 और यहाँ आ जाएगा 5। पर ये 57 डिफरेंस नहीं होगा, इसके बीच में एक कम, मतलब एक संख्या हमको 784 को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि 56 जो है कि प्राकृतिक संख्या इसके बीच में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जस्ट ए मिनट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, शो हो रहा है। वो है कि, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, आगे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है 35, क्वेश्चन नंबर 35 करें हम लोग कि इसका मान क्या है। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 9 और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 16 और 16 और 9 को ऐड करेंगे तो रूट में आएगा 25 और 29 का रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है कि, ऑप्शन नंबर ए आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संख्या के घनमूल की इकाई 3 होगी? ध्यान दीजिएगा, घनमूल की इकाई 3 होगी। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो किसके घनमूल में इकाई अंक 3 होगा? अब समझिएगा कि इकाई अंक जब 3 होगा तो उसका क्यूब इकाई अंक 3 होगा। तो अंत में अगर 3 है तो कोई भी संख्या हो, 3 3 3 है तो इकाई अंक गुणा करें 3 3 या 9 आएगा और इसका इसका मल्टीप्लाई करें तो इकाई अंक क्या आएगा, 7 आएगा। तो मतलब ऐसी घन संख्या जिसका इकाई अंक 7 है उसी का घनमूल के इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। 0.04 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 0.04 ये क्वेश्चन है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा? देखिए, अगर 4 4 4 अगर तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 4 64। अब बात कर लेते हैं डेसिमल की। तो 2 अंक पे यहाँ, 2 अंक पे यहाँ, 2 अंक पे यहाँ, कुल 6 अंक पे हमको डेसिमल चाहिए। तो ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में 6 अंक पे, 6 डिजिट पे डेसिमल हमारा है। आगे बढ़ते हैं, वह न्यूनतम संख्या जिससे 81 को भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो 81, जिससे 81 को भाग देने पर पूर्ण घन, तो 81 में किस संख्या से भाग दें कि ये हमारा पूर्ण घन आएगा? तो देखिए,
अगर 1 से भाग देंगे तो 81 आएगा जो पूर्ण घन नहीं है, 2 से भाग जाएगा नहीं, 4 से भाग जाएगा नहीं, तो 3 से भाग देंगे तो जाएगा और आएगा क्या 27। 27 क्या है, पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इसका घनमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। इसका घनमूल पूर्ण संख्या होता है, उसी को पूर्ण घन संख्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इसका मानक रूप क्या होगा। 1 2 3 इस पर 0 है, 5 मानक रूप हो क्या होगा। तो मानक रूप के लिए क्या करना होता है, एक अंक डेसिमल के पूर्ण संख्या में रखते हैं, बाकी डेसिमल में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा पहले तो 1.23। अब 10 के पावर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इतने जीरो भी आ जाएंगे। तो 2 अंक का 2 तो इसका हो गया, बाकी जीरो गिन लेते हैं, 3 2 5 और 2 7, मतलब 10⁻7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिर सी आ जाएगा और ये स्टैंडर्ड रूप भी हमारा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ दिया है कि z इंटू जेड टू दावर 2 होल टू दावर -4। तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, z इंटू जेड टू दावर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 और -4 का, तो यह आ जाएगा -8। और अब क्या होता है, समान आधार है तो घात को मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा z टू दावर -7, क्योंकि यहाँ 1 होता है और 1 और -8 को ऐड करेंगे तो -7 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10 लोगों का परिवार। कुछ ऑप्शन यहाँ जो है कि शो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको या ठीक है। कह रहा है 10 लोगों का परिवार 15 दिन का राशन खरीदता है। पहले दिन 5 मेहमान आ जाते हैं, लीजिए पहले दिन 5 मेहमान आ गए, अच्छे लोग हैं। यह राशन कितने दिन चलेगा, तो ये हमको बताना है। थोड़ा सा इसके लिए हम करेंगे क्वेश्चन को साइड, उसके बाद करेंगे सॉल्व। अच्छा ये नहीं है, चलिए इसको साइड कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए होगा क्या कि कुल राशन 10 मल्टीप्लाई 15 डेज का है, मतलब इतने दिन का 150 दिन का राशन है। अब क्या हो गया, 5 मेहमान और आ गए तो 10 की जगह कितने लोग हो गए, 15 लोग हो गए। अब एक दिन में जो है कि 15 दिन का राशन खत्म हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 150 दिन के राशन में से, ये 15 से 15 कट गया और आएगा आंसर हमारा 10 दिन चलने वाला है वो राशन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक रिक्शा 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उसी गति से रिक्शा 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए 60 मिनट 1 घंटे में कहें या 60 मिनट में कहें, तो 10 किलोमीटर चलता है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगा, 1/6। तो पर ये ध्यान दीजिएगा किलोमीटर आएगा, हमको क्या करना है, मीटर में बदलना है। तो हम मीटर में कर देंगे मल्टीप्लाई किससे, 1000 से, और ये कर देंगे मल्टीप्लाई तो 1 जीरो से 1 जीरो कम हो जाएगा, कट जाएगा और आएगा 1000/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 500/3। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काट लेंगे, देखिए 2 3 6 और 2 5 जाइए, तो 500/3 हमारा ये आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, यदि निधि 500 मूल्य की एक पुस्तक खरीदती है और उसका जीएसटी 12% हो, तो उसकी देय राशि क्या होगी। अब देय राशि क्या होगी, अगर जीएसटी नहीं होता तो कितनी देती निधि, 500 देती, जो कि 100% होता, पर 12% उसको एक्स्ट्रा देना है, तो हम निकाल लेंगे 500 का 112%, 112/100, ये कट जाएगा और 112 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे दिया जाएगा 560 रुपये। तो देना होगा उसको निधि को कितना, 560 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 30% की कमी की जाती है, तो इसमें शुद्ध वृद्धि या कमी कितने प्रतिशत होगी। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, वृद्धि के बाद कमी हो या कमी के बाद वृद्धि हो, सेम हो, तो उसके स्क्वायर बाय 100, मतलब यहाँ 30 का स्क्वायर बाय 100 की कमी ही होगी, ये आपको याद रखना है। तो ये 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और बटा में 100, ये कट जाएगा, तो ये 9% की क्या हो जाएगी, 9% की कमी हो जाएगी, कमी। तो ये जो ऑप्शन होगा वो हमारा जो है कि करेक्ट आंसर होगा। शुद्ध कमी, वृद्धि या कमी कितने प्रतिशत होगी, 9%। ऑप्शन नंबर ए हमारा
करेक्ट आंसर होगा। आइए इसको इरेज भी कर लेते हैं ताकि आगे भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि 10 पर 10% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे समझना है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। अगर ये साधारण ब्याज होता है तो 20% होता है। 20% मतलब 10 का 20%, 2 रुपए हो जाता, 10 रुपए का। लेकिन यहाँ 1 साल का, तो पहले साल का जो ब्याज लगेगा उसके ऊपर ब्याज लगेगा। तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, 10 का 10%। पहले साल का ब्याज क्या होगा, 10 का 10%। ये कितना होगा, 1 रुपए। ये कितना होगा, 1 रुपए। लेकिन दूसरे साल के लिए हमारा 1 रुपए मूलधन भी में जुड़ जाएगा, मतलब 11 रुपए का 10% लगेगा। अब तो 11 रुपए का 10% लगेगा, तो अब ये 1 रुपए नहीं होगा, 1 रुपए 10 पैसे होगा। अब दोनों ईयर का हम जोड़ लें, 1 रुपए और 1 रुपए 10 पैसे, तो ये मिला करके हो जाएगा 2 रुपए 10 पैसे। मतलब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 रुपए 10 पैसे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, देखते हैं। कह रहा है 32 x z² y² x² के समान पद क्या है। समान पद मतलब सेम, ये गुणांक भी होने चाहिए, इसके गुणांक बराबर होने चाहिए, और ये जो वेरिएबल्स हैं उसके पावर जो है ये भी समान होने चाहिए। तो देखिए 32, यहाँ 8 3 जा 24, यहाँ 6 6 जा 36, यहाँ 8 4 जा 32 आ रहा है। जेड का घातांक 2 है, एक्स का 2 है, वाई का 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। केवल ध्यान से देखना है और आंसर निकाल लेना है। अगला है अखंडनीय गुणनखंड क्या है। किसको गुणनखंड करेंगे, मतलब ये अखंडनीय, अखंडनीय गुणनखंड। अखंडनीय का क्या होता है, प्राइम जो होता है नंबर वो अखंड होता है, ठीक है ना, उसका गुणनखंड फिर नहीं कर पाते। तो ये प्राइम नंबर में लिखा है क्या, 3 7 और 3, बाकी 9 का 3 × 3 कर देंगे, तो ये अखंडनीय नहीं है, खंडनीय है। यहाँ भी खंडनीय, यहाँ भी खंडनीय। अखंडनीय क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा अखंडनीय गुणनखंड है। इस क्वेश्चन को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 को, और देखेंगे हमारा क्या ऑप्शन सही हो रहा है। देखिए होगा क्या इसमें, क्योंकि ये एक ब्रैकेट में a+ भी है, दूसरे ब्रैकेट में a- भी है, जिसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो ये 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9a²। थोड़ा अलग से लिख देते हैं, चलिए पहले का हो जाएगा 9a² अपॉन 25, और माइनस इसके 2b/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4b²/9। तो ये किस में बन रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, 9a² 5, ये 5 ये रॉन्ग हो गया, 25 चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में a+b a-b दिया था, और यहाँ a² - b² दे दिया है, तो इसको हम a+b a-b करके लगा लेंगे। थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 2 ये 2005 ए हो गया, और 1995 हमारा बी हो गया। तो एक ब्रैकेट में इसको जोड़ दें, दूसरे ब्रैकेट में हम घटा लेंगे। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2005 प्लस 1995, और दूसरे ब्रैकेट में इसको घटा लेंगे। तो घटा लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, वही लगा लेते हैं, कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो ये मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 2000 और 2000 ये आ जाएगा 4000, और मल्टीप्लाई बाई 10, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 40,000। 40,000 क्या है, हाँ ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ग का क्षेत्रफल 9x² 24xy प्लस 16x² y² है। तो इसकी भुजा क्या होगी, भुजा होगी इसका क्या, भुजा होगी इसकी वर्गमूल। वर्गमूल निकालेंगे तो ये किसका स्क्वायर है हमको पता होना चाहिए। तो देखिए इसको अगर इस तरह से हम लिखें कि 3x² और प्लस लिखें 3 इंटू, ऐसे नहीं, आपको स्पष्ट दिखेगा, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 8 xy, क्या लिखें, xy, और प्लस में लिख दूं इसको 4y का स्क्वायर। तब देखिए a² प्लस b² प्लस 2, ये, हाँ इसे थोड़ा सा इरेज करके मैं लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा।
2ab लिखना है हमको, तो 3x मल्टीप्लाई 4y, और ये हो जाएगा 4×3 = 24x हो जाएगा ये। तो अब ये क्या हमको इसको हो गया, ये 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये स्क्वायर बस हट जाएगा, तो हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3x माइनस 464 माइनस एक्स बराबर 10, तो x का मान क्या होगा, x का मान हमको फाइंड करना है। आइए x का मान फाइंड करते हैं और करते हैं इसको सॉल्व। तो कैसे करेंगे, इसको तो रहने दें, इसका क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, इसका क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और फिर इसको हल करें। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 64 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 फूल जाए 16, कैसे हो जाएगा 1, और 4×6 = 24 25, 256, और माइनस 4x माइनस माइनस हाँ माइनस 4x और बराबर 10। अब देखिए -4x है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 4x और 3x क्या हो गया, 7x हो गया, और 7x के बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 266। अब 7 से भाग देंगे 266 में, तो क्या आ जाएगा, 7×3 = 21, और 7 बच जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 बच जाएगा, तो 7×8 = 56, 38। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए ये, अगला क्वेश्चन है ये है हमारे लिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब समझते हैं अगले क्वेश्चन को, थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं इसको और साइड कर लेते हैं ताकि हमको स्पेस भी मिल जाए। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। चलिए ठीक है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की 3 गुनी है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक होगी। तो देखिए करंट में, वर्तमान में यानी प्रेजेंट में क्या है, फादर है और सन है। फादर की आयु पिता की आयु पुत्र की 3 गुनी है, तो पुत्र का अगर x मान लें तो पिताजी का कितना हो जाएगा, पिताजी का हो जाएगा 3x। ठीक है, वर्तमान में, ये मैंने यहाँ p लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ p प्रेजेंट में यहाँ। अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा, ये सब 3-3 साल बढ़ जाएंगे, लेकिन रिलेशन क्या बनेगा, +3। 3 वर्ष के बाद क्या होगा, ये तो हो जाएगा x+3, ये क्या हो जाएगा x+3, और ये हो जाएगा 3x+3, 3x+3 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु की, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक होगी। 3 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु बनी है, ये इसके 2 गुने से 7 अधिक है। कौन, ये 3x+3। तो इसका अगर 2 गुना करें 2x+3 और इसमें 7 जोड़ें, तो ये बराबर हो जाएगा 3x+3 के। यही कहना चाह रहा है प्रश्न में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x+6+7 बराबर 3x+3। अब क्या करें, 2x को हम इधर कर लेते हैं, चाहे 3x को इधर ले आते हैं तो ये माइनस x हो जाएगा, यही ना, ये आगे इधर माइनस होगा तो माइनस ये ऐड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और बराबर 3, और ये 7×6 = 13, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। और इससे मिलेगा क्या हमको, इससे मिलेगा, ये भी माइनस आएगा तो x बराबर क्या मिलेगा, 10। x बराबर क्या मिला, 10। मतलब पुत्र की वर्तमान आयु जो हमने माना है x, ये कितना है, 10 वर्ष है, और यही शायद पूछा भी है। पुत्र की वर्तमान आयु वर्ष है, तो क्या ऑप्शन है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन
को सॉल्व करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा इधर स्पेस बना लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ये हो गया स्पेस हमारा। थोड़ा सा ये नहीं हुआ तो इसको भी कर लेते हैं। ये इस तरह से ये भी हो गया क्लीन। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 6 के 5 क्रमांक गुणजों का योग ये है और सबसे बड़ा गुणज क्या है, तो कैसे सॉल्व करें। तो 2040 बीच का गुणज निकालना है हमको। 2040 में हमको 5 को भाग देना पड़ेगा। बीच का गुणज निकालना है तो हमको 2040 में 5 से भाग देना होगा। तो बीच का गुणज आएगा 5 चौका 20 और फिर 0 और 5 8 40, 408। क्योंकि ये 6 का गुणज है इसके बाद क्या आ जाएगा, और सबसे बड़ा पूछा है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद वाला गुणज क्या हो जाएगा, 414, 414। और इसके बाद फिर 6 जोड़ है, फिर क्या हो जाएगा 420। 420 मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से इसको इरेज करके आगे बढ़ेंगे ताकि स्पेस हमारा बना रहे। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, y और 13 के गुणनफल में 15 जोड़ने पर 54 प्राप्त होता है, y का मान क्या है। तो y और 13 इसमें से कोई संख्या लें जिसको y मान लें और 13 से गुणा करें। तो जैसे 2 को लिया हमने 13 26 हो गया, और 15 जोड़ेंगे तो 6 5 11 का अंक 1 आ रहा है जो कि 54 नहीं होगा। चलिए 3 को ले लेते हैं, बाद में इसको करेंगे, बी ऑप्शन को छोड़ देते हैं अभी। तो 13 3 39, 15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 54 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक चतुर्भुज के 4 कोण 3:4:5:6 के अनुपात में सबसे बड़ा कोण क्या है। देखिए सबसे बड़ा कोण का रेशियो दिया है 6 है, पर कोण हमको निकालना है। तो देखिए किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, 360। और रेशियो में कितना है, अगर सारे पार्ट को जोड़ें तो 6 5 11, 4 15 और 3 18। तो एक पार्ट कितने का पड़ा, 20 डिग्री का। और सबसे बड़ा क्या है, 6 पार्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसको। चलिए तो इस तरह से कितने आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाते हैं आसानी से। और ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 56, ये 2021 में भी आया था। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसका तो आंसर देखते ही बता देंगे कि ये समान भुजाएं, ये विपरीत भुजाएं हैं जो है। और ए डी मतलब ये इस तरह से है, और फिर से कर लेते हैं, इस तरह से है ए बी सी डी। तो ये 8 है, ये 6 है, और ये दोनों कोण दिया है 180। तो ये कैसा हो जाएगा चतुर्भुज, हमारा समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समचतुर्भुज के एक विकोण उसकी भुजा के बराबर हो तो सबसे इसका बड़ा कोण क्या होगा। देखिए एक समचतुर्भुज पहले बनाते हैं और समझते हैं चीजों को। ये हमारा समचतुर्भुज है और कह रहा है कि इसका एक विकोण इसकी भुजा के बराबर है। इसका एक विकोण मान लीजिए कि ये है, और इसकी भुजा के है क्या, बराबर। तो ये बराबर, ये चतुर्भुज का तो आपस में भुजा बराबर होता है, और ये भी बराबर हो गया। तीनों भुजाएं ऐसा त्रिभुज बना कि तीनों भुजाएं बराबर। ये कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और ये 60 हो गया। तो ये इसको आधा आधा पे बांटता है, इसका जो है कि विकोण होता है। तो ये भी हो गया 60। तो सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज के विकोण 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा, देखिए इस तरह से इसको निकालते हैं, हाफ d1 d2 इसका क्षेत्रफल होता है। समचतुर्भुज का विकोण का क्षेत्रफल होता है हाफ d1 d2। d1 d2 मतलब विकोण की लंबाई है, तो हाफ हो गया, और 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, 7 5 35, 35 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 17.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे लिए कि एल इकाई और बी इकाई चौड़ाई वाले एक आयत में समाहित होने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो हम जो आयत बनाते हैं, इस तरह से हमारा आयत बनता है। तो इसमें दो त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है। तो कह रहा है कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो त्रिभुज दोनों बराबर ही है, बड़ा तो कोई है नहीं,
और आधार गुण की ऊंचाई मतलब आधार L है तो ये B है, LB/2। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 40 मीटर लंबे 18 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र में 360 घन मीटर जल से सिंचाई की जाती है। खेत में जल स्तर की ऊंचाई क्या होगी, ये हमको बताना है। देखिए एक खेत है, तो खेत में मेड़ भी होती है, उसमें पानी भरा जाता है। खेत में क्या होती है, मेड़ होती है, उसमें पानी भरा जाता है। तो ये मान लीजिए कि इस तरह से इस तरह से इस तरह से हम लोग इसको मान लेते हैं कि थोड़ा मैं नहीं बना पा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। इस तरह से मेड़ है, ये मेड़बंदी किया हुआ है इस तरह से, और इसमें पानी हम लोग भरते हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई हमको दिया हुआ है, कितना दिया है 18, 40/18 का है। ये 40 है और ये क्या है 18 है। इसमें पानी भरा गया है, तो पानी भरेगा तो ये पानी के सहित एक जो है कि घनाभ की आकृति बनेगी और इसका आयतन होगा LBH। और ये जो आयतन होगा वहीं इसमें जो है कि उतना ही पानी इसमें भरा जाएगा। तो LBH हमारा किसके बराबर है, 360 के बराबर है। LBH हमारा इसके बराबर है 360 के बराबर है। तो LBH बराबर 360 360 है। और LB दिया हुआ है 40 इंटू 18, ये दिया ना, यहाँ दिखा, यहाँ देखिए लिखा। तो ये बराबर हो गया 360। अब हमको क्या चाहिए, H निकल जाएगा। देखिए अभी H यहाँ छूटा हुआ है, तो अब हमको H निकालना है। तो H निकालना है तो इसमें से भागा देंगे। 360 में 40 गुणे 18 से 40 इंटू 18 से, तो 18 से मैंने ये 0 से 0 कट गया और 18 से कट गया तो ये 2 आ गया और 2 2 जा 4, मतलब 1/2 1/2 दिया होगा या तो पॉइंट दिया होगा। देखते हैं क्या दिया है, 0.5। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि पढ़िएगा, एक घन की भुजा 3 गुनी कर दी गई तो इसका आयतन कितना गुना होगा। देखिए घन का आयतन जो होता है वो भुजा का क्यूब होता है। भुजा क्या होता है, क्यूब होता है। अब इसी को कर दिया गया 3 गुना, क्यूब को क्या कर दिया गया, क्यूब को कर दिया गया ए क्यूब, मतलब 3a। ए की जगह क्या हो गया, पहले तो ये था, पहले क्या था ए क्यूब था, बाद में ए हमारा 3a हो गया। तो अब ये 3a का क्यूब हो जाएगा, और 3a का क्यूब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 27a क्यूब, मतलब ए क्यूब का कितना गुना हो गया, 27 गुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो बेलनों की त्रिज्याएं का अनुपात, देखिए करिएगा, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, इनकी ऊंचाइयां 2:5 के अनुपात में इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा समझते हुए सॉल्व कर लेते हैं ताकि और भी इस तरह से प्रॉब्लम आए तो सॉल्व हो जाए। देखिए बेलन का जो होता है, दो चीज महत्वपूर्ण है। देखिए पाई आर स्क्वायर एच तो होता ही है इसका आयतन का फार्मूला, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, पाई तो फिक्स है, ये कभी बढ़ेगा ना तो घटेगा। आर और एच में ही आप जो है कि बदलाव कर सकते हैं। तो पहले वाले का आर बराबर 1 यूनिट है और दूसरे वाले का है तो 2 यूनिट है। ठीक है, चलिए तो अब दूसरे का 2 यूनिट है तो एक का स्क्वायर होगा, यहाँ किसका स्क्वायर होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा पहले ही। अब देखिए अभी एक और संख्या से गुणा करना है, वो है हमारा इसका ऊंचाई। तो पहले वाले का ऊंचाई 2 रह गया और इसका ऊंचाई क्या कर दिया गया, 5 कर दिया गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये पाई आर स्क्वायर एच करेंगे तो ये 2 1 2 हो जाएगा। पाई तो कट ही रहा है, आर स्क्वायर और एच की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। तो कितना गुना हो गया, देखिएगा 10 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया। तो हमारा क्या आंसर होगा, 10 गुना हो गया, मतलब 1:2 का जो है कि ये 10 गुना हो गया। और इसको काटे तो 1:10, 1:10 का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 60 मीटर गहरा 2 मीटर व्यास का कुआं खोदने के लिए कितने घन मीटर मिट्टी खोदनी पड़ी होगी। इसमें से जो मिट्टी निकालेंगे वो कितने घन मीटर निकलेगी। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इतने में हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन को फिर से। ये 7 मीटर
गहरा और 2 मीटर व्यास का कुआं खोदने के लिए। तो वो बेलनाकार गड्ढा खोदा जाएगा। बेलनाकार गड्ढा खोदा जाएगा तो पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। तो पाई तो फिक्स है, आर क्या दिया है, आर की जगह दिया है हमको डी, तो इसका आधा हो जाएगा, आर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और एच की जगह पे दिया है 7। तो अच्छा, ये पाई को अगर हम 22/7 लिखें तो ये जाएगा 22/7, और 1 का तो 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, तो 7 से 7 कट गया, तो 22 घन मीटर मिट्टी क्या होगी, निकलेगी। आयतन जब भी आएगा किसमें आएगा, घन मीटर में आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो उस पर आने वाली संख्याओं के योग के संभव परिणाम हो सकते हैं। कितने संभव परिणाम हो सकते हैं? तो देखिए, कोई भी पासा होगा तो उसमें 6 साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं? 6। अब दोनों को भेजा जाएगा, फेंका जाएगा, तो 6 × 6 मतलब कुल 36 टाइम उसको क्या होगा कि फेंका जाएगा। तो जैसे कोई भी पासा 2 बार आ सकता है, जैसे 2 3 आएगा, तो फिर 3 2 आएगा, 5 और जो है कि 4 आएगा, तो 4 5 आएगा। ये सारे पेयर में आएंगे, तो कुल 36 में से जो है कि कितने पेयर बन जाएंगे, 18 पेयर बन जाएंगे। तो 36/2 यानी कि कुल 18 संभावनाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का परिसर है। देखिए, परिसर होता है मिनिमम आंकड़ा और मैक्सिमम आंकड़ा का अंतर। तो यहाँ मिनिमम क्या है, -8, और मैक्सिमम क्या है, 5। तो 5 में से -8 को अगर हम घटाएंगे तो ये जो आएगा वही हमारा मिनिमम आएगा। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 8 5 13। तो इसका परिसर क्या है, 13। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो ये थे हमारे मैथ के क्वेश्चंस, जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है आज एक ही शॉट में। तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा। इतना फास्ट भी हमने नहीं किया है, चीज़ों को समझते हुए समझाते हुए करने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप अपनी स्टडी को बनाए रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और तब तक के लिए